या हायर स्टडी के लिए भी आप फॉरेन जा सकते हो। लॉ स्टूडेंट इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें? हमें जो मूट कोर्ट्स होते हैं उनसे आपकी जो मूटिंग क्वालिटी होती है, रिच कंट्री है तो आपका इनकम आवरली होता है। It is not corporate, it is not tangible. Tangible means it is not in the physical form. नमस्कार, मैं उदय प्रजापति आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मेघराज सर हमारे साथ हैं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने लॉ फील्ड क्यों चुना? देखिए, लीगल प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन है और इसमें हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको अधिकारों के बारे में जान सकते हैं और उनके अधिकारों से जो उपचार होती है रेमेडी वो उनको हम दिलवा सकते हैं। मैंने लीगल फील्ड इसलिए चुना बिकॉज मेरा जो इंटरेस्ट था वो सामाजिक न्याय किस तरह से होना चाहिए, क्या हमारे अधिकार हैं और कैसे जो है कानूनी दावपेच के कारण जो मुकदमे हैं उनका निपटारा जल्दी हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में पढ़ के और लीगल फील्ड को मैंने अपनाया था। सर आपके अनुसार लॉ स्टूडेंट को कौन सा स्किल डेवलप करना चाहिए जिससे आगे वो जाकर जुडिशरी या तो जो लॉ के फील्ड और सारी कैरियर है उनमें अपना अहम योगदान दे सके? देखिए, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो काफ़ी सारी स्किल्स आपको जो है इम्प्रूव करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। एक तो आपको सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड। तो जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ डिफ़िकल्टी ये है कि इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होती है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा इंग्लिश ही है। तो एक तो आपको सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। बट हिंदी हमारी मदर टंग है तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश के लिए आपको करना चाहिए। उसके साथ ही आपको और भी अपने स्किल्स में डेवलप करना चाहिए। आप केवल जो है किताबी नॉलेज लेके रहेंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसका आपका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप अगर जहाँ भी पॉसिबल हो पाए, अगर आपके पास छुट्टियाँ हैं 2 सेमेस्टर के बीच में, तो आप जाके कोर्ट में प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखिए और इंटर्नशिप के माध्यम से वो सीखिए। उसके अलावा जो हमारे लॉ फैकल्टी में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ में जो पैरा वॉलंटियर्स हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, उनके थ्रू जो आप लोगों के पास जाएँगे, उनकी लीगल प्रॉब्लम सुनेंगे और किस तरह से आप उनको जो है अपनी राय दे सकते हैं, लीगल ओपिनियन दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ पे भी फ़ोकस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जो मूट कोर्ट्स होते हैं, उनसे आपकी जो मूटिंग क्वालिटी होती है, स्किल, आर्गुमेंटेटिव स्किल, उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स को फ़ोकस करना चाहिए। जो मैंडेटरी पेपर भी है मूट कोर्ट का, उसके साथ में मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन भी होते हैं, लॉ सेंटर में मूट कोर्ट की सोसाइटी भी है। तो स्टूडेंट को वो काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए ताकि उनकी आर्गुमेंटेटिव स्किल भी जो है वो निखर के आए और एक ओवरऑल पर्सनालिटी उनकी जो है वो अच्छी रही, ताकि वो जाके जो भी प्रोफेशन चुने एज ए जुडिशियल ऑफिसर और एन एडवोकेट और सम लीगल एक्सपर्ट एक्सेट्रा, वहाँ पे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। सर जैसा कि आपने इंटर्नशिप की बात की तो सर एक स्टूडेंट को कौन से ईयर में इंटर्नशिप करना चाहिए? देखिए, इंटर्नशिप प्रैक्टिकल कंपोनेंट है जैसे मैंने बताया। तो आप फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है पहले सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप करने लेते हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है और सही नहीं है। आप कम से कम जो बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें हैं, वो पहले थोड़ा समझ लें, लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि जब आप कोर्ट में जाएँ तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी कर सकें कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह से लॉ के अकॉर्डिंग हो रही हैं या कौन से प्रोविज़न के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो इंटर्नशिप है वो या तो आपको सेकंड ईयर या जो आपने सेकंड ईयर जब पास कर लिया तो सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर के बीच में जो फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच का जो गैप है या फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बीच का गैप है,
उन 2 पीरियड्स में करना चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ 3 ईयर लॉ कोर्स है। 5 ईयर लॉ कोर्स में वो लोग जो है 3rd ईयर से शुरू कर सकते हैं, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड इवन 5th ईयर में। बट हमारे पास चूँकि 3 ईयर लॉ कोर्स है, तो पहले 2 ईयर के अंदर जो है इंटर्नशिप में आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि उससे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट ना होगा। उसी के साथ इंटर्नशिप कभी भी क्लासेस को बंक करके या क्लासेस के साथ में नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ओवरऑल फिर आपका गेन कुछ नहीं होगा। आप थ्योरेटिकल चीज़ें के छोड़कर आप प्रैक्टिकल चीज़ें जो कर रहे हो, तो ओवरऑल रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। जी। सर मेरा अगला सवाल है कि करंट इवेंट को जो अभी चल रही हैं सामाजिक मुद्दे, उनके साथ अपने जो शिक्षण है उसमें आप कैसे शामिल करते हैं? देखिए जितने भी करंट इश्यूज़ होते हैं, उनमें किस तरह की लीगल पोज़ीशंस हैं और लॉ उसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं कि क्लास में जब भी समय मिले तो उनको थोड़ा-सा कोरिलेट करें। जैसे अगर हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो थेफ्ट के जो डिफरेंट है, स्नैचिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसी किसी इंसिडेंट से जोड़ के हम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को टीचर पढ़ाता है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ जो आते हैं, डिफरेंट जजमेंट्स जो आते हैं, उन सारी चीज़ों को जोड़ के ही एक टीचर पढ़ाता है। सर लॉ के किसी स्पेशल फील्ड में इच्छुक छात्र को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर लॉ का स्पेशल फील्ड जैसे कि किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अपना करियर बनाना है, एज एन एडवोकेट आईपीआर में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या किसी को स्टूडेंट को जो है इंटरनेशनल लॉ में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है और उधर वो अपने आप का जो है करियर बनाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आप जर्नल जो पेपर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद में जो स्पेशल आपका इंटरेस्ट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। और जो आपके सेमेस्टर के लिए जितनी पढ़ाई है, उसके अलावा समय निकाल के आपको जर्नल्स और उसमें क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं और उससे रिलेटेड बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए। सर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कानूनी शिक्षा में क्या भूमिका है? देखिए, सामाजिक न्याय जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये हमारे संविधान का एक स्तंभ है और सामाजिक न्याय के ऊपर भारत सरकार भी बार-बार जो है कुछ-कुछ लेजिस्लेशन और डेवलपमेंट करती रहती है। अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पे जो हमारे क्लासेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेस हैं या वैसे जनरल लॉ जब अवेयरनेस की बात होती है, तो इसमें लीगल एजुकेशन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके पीछे क्या पर्पस है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके पीछे किस-किस तरह के इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़ आते हैं, उन सबको जो है अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। सर आज के दौर में कानूनी पेशे में आप क्या-क्या चुनौतियाँ देखते हैं? देखिए, आज के दौर में जो लीगल प्रोफ़ेशन बहुत ही वर्सेटाइल हो गया है, स्टूडेंट्स के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज़ एज़ एन एडवोकेट यू कैन प्रैक्टिस। So, आप after completing 3-year law course, you have to enroll yourself in the any state bar council and then आप as an advocacy कर सकते हो। दूसरा प्रोफेशन आप एज ए जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हो और जुडिशियल ऑफिसर के लिए कोई अभी जो है इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो डायरेक्ट आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में आप जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी अलग-अलग स्टेट्स की जुडिशरी में अप्लाई कर सकते हो। उसी में जो है हायर जुडिशरी के लिए जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज होते हैं क्रिमिनल साइड में, उनके लिए भी आफ्टर 7 ईयर प्रैक्टिस वन कैन गो। उसके साथ जो है बिकॉज़ इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रहे हैं, कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स के अंदर भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं, आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम होता है उसमें लॉ ऑफिसर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग में भी लॉ ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे भी जो है आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ गवर्नमेंट भी कई बार जो है वो अपने पैनल जो है वो करती है जहाँ पे आप कर सकते हो। फिर लॉ फर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स भी हायर करते हैं, हमारे पास ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट का भी जो है प्रावधान है, कोशिश करते हैं। पर स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नंबर है तो हम सब लोगों को नहीं करवा सकते। उसके बाद में भी आप जो है
लीगल फॉर्म्स में काम कर सकते हो। और उसके अलावा जो है कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एज ए यू नो जो लीगल बुक्स पब्लिकेशन होती हैं उनमें भी एडिटर वगैरह का काम जो है वो करते हैं। सर, इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है लॉ की करने के बाद? देखिए अगर हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पहली तो ये है कि आप अगर लॉ की डिग्री है तो उसके बाद में अगर आप दूसरी किसी कंट्री में लाइक यूके में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ भी कुछ एग्जाम होता है जिसको आप क्वालिफाई करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज वो ज़्यादा रिच कंट्री है तो आपका इनकम आवरली होता है और अकॉर्डिंगली जो है आप अपने आप को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हायर स्टडीज़ में अगर एकेडमिक्स में आपका है या हायर स्टडी के लिए भी आप फॉरेन जा सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है यूएसए यूके और अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे आप हायर एजुकेशन में भी आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो या जा सकते वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो लॉ स्टूडेंट इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें? बहुत ही सही प्रश्न किया आपने। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो हम सभी लोगों के लिए कुछ सुविधाएं हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो लॉ स्टूडेंट जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। जैसे कि हम पहले केसेस को फाइंड आउट करने के लिए जर्नल्स में जाते थे और ईयरली उनके पब्लिकेशन को देखते थे, लेकिन नाउ ऑन द क्लिक of your on your mobile phone or the click on the your gadgets you can find the case. Also you can find other information also. Even there are availability of e-books, digital resources are also available. So जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट्स के लिए इस पर्सपेक्टिव से एक बूम। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, सर बात करें तो सभी हाई कोर्ट की, सर जो एक आम जनता है वो जो उसका केस चलता है उसे उसके लैंग्वेज के बारे में उसकी फैक्ट है या जो और सारी जानकारियां उसे नहीं मालूम होती है। तो सर इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जल्द से जल्द इसको अपने लोकल लैंग्वेज में किया जाए। तो सर इस पे आपका क्या विचार? और ये जरूरी भी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। जब आप देखते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, वहां पे मेंबर्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश पूरे अच्छे से बोलते हैं और ट्रांसलेटर्स होते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में ये सुविधाएं कोर्ट्स के अंदर भी अवेलेबल हो सकती हैं। हाँ, कोर्ट की कार्रवाई जज साहब आप करें कि इंग्लिश में करें, लेकिन अगर कोई हिंदी में प्रेजेंट करना चाहता है तो करे, और वो जो डॉक्यूमेंट्स या जो बोल रहा है वो चीजें इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना क्विक है कि व्हेन someone is speaking in one language it can be converted into the another language. So ये चीजें अगर चाहे तो इस कंट्री के अंदर हो सकता है। और उसके कारण होगा क्या कि जो अफेक्टेड है, जो वहां पे बंदा जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको भी कुछ समझ में आएगा और एक वननेस की भावना आएगी जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है।